हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग देख रहे थे। तो इसमें अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, और इसके साथ ही साथ 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 50 ही क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो उसी के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आज हम इसमें करेंगे। और इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि चैनल पर पड़ चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाइए, आपको जो है सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देखना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। इनमें से सरलता, संक्षिप्तता, संपूर्णता या फिर अशुद्धता। अब अगर देखा जाए कोई भी पत्र हो तो उसमें जो है ये अशुद्धता जो डी पार्ट दिया गया है, ये कोई भी पत्र हो, ठीक है, तो उसमें ये जो है मान्य नहीं होगा, ये उसकी विशेषता नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर तो आपका डी पार्ट ही हो जाएगा। बाकी सरकारी पत्र की विशेषताओं में सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और वो संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, जो कि ये सरकारी पत्र की विशेषता नहीं होती, और यही हमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में यानी कि स्वर की सहायता से जो बोला जाता है, जो शब्द बोला जाता है, जो वर्ण बोला जाता है, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं या फिर स्वर ही कहते हैं या फिर विसर्ग या फिर सर्वनाम। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्णों को व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है री, टा, ठा, ड, ढ, अड़ा। ठीक है, और ये आदि जो उच्चारण होता है ये किससे होता है ये बताना है। ठीक है, ये इतने वर्ण जो दिया गया है ये किस से होता है, कंठ से होता है, फिर मूर्धा से होता है, या फिर ओष्ठ से, या फिर दंत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मूर्धा से। ठीक है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कंठ से भी आप बात करें तो कंठ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए का वर्ग आता है कंठ में। ठीक है, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, और इसके अलावा छोटा आ और हा, ये दोनों भी जो है कंठवर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको का वर्ग याद रखना है, और इसके अलावा आ और हा दो वर्ण और याद रखना है जो कि कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद ओष्ठ से अगर हम बात करें, यानी ओठों के द्वारा जो बोला जाता है वो हैं पा वर्ग, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा, ये हो गया। और इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दो वर्ण अन्य हैं जो स्वर हैं, जो कि ओष्ठ के सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दंत से अगर हम बात करेंगे तो दांतों से बोले जाते हैं वर्ण वह होते हैं ता वर्ग, यानी कि ता, था, दा, धा और ना, ये इतने वर्ण जो हैं ये दंत वर्ण कहलाते हैं, दंत से उच्चारण होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मूर्धा से टा, ठा, डा, ढाड़ा और री शब्द भी, सॉरी री वर्ड भी जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 4 हैं टोटल। 4 कौन कौन से हैं, तो एक है छ, और फिर है त्रा, फिर एक है ज्ञा, और एक आता है श्रा। ठीक है, श्रवण वाला श्रा। तो इस तरीके से ये 4 व्यंजन हैं जो कि ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हम अगर छ की अगर हम बात करें तो छ जो है वो का और शा से मिलकर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार त्र की अगर हम बात करें तो ये ता और रा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार अगर हम ज्ञा की बात करें तो ज्ञा जो है ये जो है जा और या से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके अलावा श्रा की बात करेंगे तो ये शा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, श्रा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी ई प्लस बड़ा आ, ये मिलाकर बड़ा या बनता है, और ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है ये बताना है। ठीक है, यानी कि बड़ी ई बड़ा आ मिलकर या हो जाता है, तो ये किस प्रकार के संधि में होता है, तो ये होता है जो है यड़ संधि में। ठीक है, किस में होता है, ये यड़ संधि में होता है। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, और रेखांकित जो शब्द है गंगा तट, इसका हमें बताना है कि किस प्रकार इसमें कौन सा समास है।
तो गंगा तट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें समास आएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग होगा और वो कौन सा शब्द है? उपसर्ग याद रखिएगा, जो मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले उपसर्ग प्रयोग होता है और मूल शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है। तो उपसर्ग इनमें से किस शब्द में लगा है ये बताना है, ठीक है। निगाह, निवाला, निडाल और निशाचर। तो अगर हम देखें तो निढाल जो लिखा हुआ है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तकरीबन 5000 लोग थे और रेखांकित शब्द में निपात बताना। इसमें से जो रेखांकित है तकरीबन, इसमें किस प्रकार का निपात है? निपात की अगर हम बात करेंगे तो इसका पिछला जो प्रैक्टिस नंबर 17 हुआ उसमें मैंने निपात के पूर्ण रूप बताया है कि निपात होता क्या है और निपात के भेद कितने हैं, ठीक है। निपात के टोटल 9 भेद हैं। ये सब पिछले वाले प्रैक्टिस नंबर 17 में जो है डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में डिटेल वाइज, तो आप जाकर उसको देखिए, आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो तकरीबन में अगर हम बात करें तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ये अवधारणा बोधक के अंतर्गत आएगा, निपात के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें तीर्थ जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? विसर्ग के प्रयोग की बात करेंगे तो तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म क्या है? अब इसमें से बताना कि तद्भव तत्सम किसमें सही रूप से लिखा है, यानी कि पहला शब्द तद्भव तो उसका दूसरा तत्सम लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है गणेश, गणेश जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। गणेश जो होता है ये तद्भव होता है और गणेश इसका तत्सम होता है। दूल्हा का गलत है। दूल्हा के अगर हम बात करेंगे तत्सम, तो दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। दुर्लभ होता है दूल्हा का तत्सम। और अग्रणी की बात करेंगे तो अग्रणी खुद एक तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो होता है अगुआ, ठीक है। अगुआ शब्द जो है तद्भव, अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा। और अनंत जो लिखा हुआ है अन्यत्र, ये भी गलत है। अन्यत्र जो होता है ये अनंत का होता है, ना कि अनंत का। अनंत का तत्सम जो होता है वो अन्यत्र होता है, ठीक है। तो ये तरीके ये बातें याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द बताना है। इसमें से विदेशी शब्द की बात करें तो इसमें इनाम शब्द जो है ये विदेशी है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विशेष रूप क्या है इनमें से, ठीक है। विशेष, अब विशेष क्या होता है? विशेषण सुना होगा, विशेष भी सुना होगा, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम बात करें विशेष की तो पहले विशेषण उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। विशेषण नहीं जान पाएंगे तो विशेष जो है नहीं पता कर पाएंगे। तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेष कहा जाता है। विशेष या तो संज्ञा रूप में होता है या फिर क्रिया रूप में। अब इसमें देखिए संज्ञा रूप में कौन सा है या फिर क्रिया रूप में कौन सा है ये बताना है, वही जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो काला घोड़ा, काला घोड़ा हो गया। और एक ले लीजिए इसमें नई कलम, ठीक है। काला घोड़ा, नई कलम। और इसके अलावा एक और ले सकते हैं अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छा लड़का। तो इस तरीके से 3 वाक्य उपवाक्य की बात करें तो इसमें पहले वाले में देखा जाएगा तो काला घोड़ा, दूसरा है नई कलम, तीसरा है अच्छा लड़का। अब इसमें अगर काला की बात करें, नई की बात करें, अच्छा की बात करें, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? विशेषण है, ठीक है। क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अब परिभाषा में कहा गया कि विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। तो काला शब्द जो है इसमें किस किस विशेषता बता रहा है? तो घोड़े की विशेषता बता रहा है कि काला है, तो इसमें घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नई जो लिखा हुआ है एक विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो एक कलम की विशेषता बता रहा है कि कलम क्या है? नई है, तो कलम यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अच्छा जो है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लड़का जो है अच्छा, यानी कि अच्छा जो है विशेषण है और विशेषता बता रहा है लड़के की, तो यहाँ पे विशेष की बात करेंगे तो लड़का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे घोड़ा, कलम और लड़का ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये विशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। और काला और नई और अच्छा ये तीनों जो हो जाएंगे ये विशेषण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है, कौन सा शब्द जो है विशेष रूप में है। अब विशेष या तो संज्ञा रूप में होता है या फिर क्रिया रूप में होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए माता शब्द जो है संज्ञा रूप में है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता, ठीक है। माता क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कलमी, उपकृत और शीतल ये सब विशेषण दिए हुए हैं। तो विशेषण दिए हुए विशेषण अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो विशेष हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ माता, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब आपको जो है विशेष समझ में आ गया होगा, अगले कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? और निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो देखिए सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है, मैं, हम, तुम, वह, वह, ये सब होता है। और उसी के अंतर्गत जो डिफाइन किया गया कि सर्वनाम के अंतर्गत प्रकार, तो प्रकार में निजवाचक सर्वनाम जो आता है उसमें अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं। स्वयं जो है एक निजवाचक सर्वनाम है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शब्दों को विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या होता है अभी बताया, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताया वही विशेषण होता है। इसमें से कौन विशेषता बता रहा है या विशेषता बताने वाला शब्द है? तो इसमें से अगर देखा जाए घरेलू जो शब्द है ये एक विशेषता बता रहा है ना, घरेलू शब्द विशेषण के अंदर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? अगर अर्थ के आधार पर अगर इसमें हम देखें तो क्रिया विशेषण जातवाचक जो होता है क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। शाबाश, कमाल, कमाल कर दिया। रेखांकित शब्द में क्या है, रेखांकित शब्द जो है ये शाबाश है, और ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये अगर हम देखा जाए तो ये एक अपव्यय है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए। ठीक है, अपव्यय के बारे में मैंने पिछले प्रैक्टिशन में बात किया हुआ है, आप जाइए उसको देखिए। निपात क्या होता है? निपात की अगर हम बात करें तो निपात जो होता है एक अपव्यय होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिंग वचन इसके मूल जो है अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता, लिंग वचन कारक के अनुसार, तो वो निपात या अपव्यय के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोष्ठी सफल रही। रेखांकित शब्द पर्यायवाची है, यानी कि गोष्ठी का पर्यायवाची बताना इसमें से क्या है। ठीक है, गोष्ठी का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो वो है सभा। ठीक है, सभा जो होता है गोष्ठी का पर्यायवाची होता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईश्वर की असीम कृपा है। असीम का हमें यहाँ पे विलोम बताना है, असीम की विलोम क्या हो जाएगा, असीम का विलोम होता है ससीम, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, यानी कि हमें भिन्नार्थक अर्थ के रूप में इस प्रकार के दो शब्द दिए जाते हैं जो बोलने में जो है एक सेम लगते हैं लेकिन उनका अलग अलग अर्थ होता है। तो इसी प्रकार इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना कि कौन सी जोड़ी जो है सही रूप से लिखा हुआ है, कौन सी जोड़ी जो है गलत है। तो अगर हम इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं किरसान पिशान, तो ये गलत है, क्योंकि किरसान पिशान जो है बोलने में एक तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्री है यहाँ पे पी है, तो ये गलत लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, किरसान का होता है किरसान, किरसान किरसान। ठीक है, ये होता है इसका जो है जोड़ी। और ये इसका अगर हम बात करें किरसान किरसान, तो एक किरसान का होता है आग अर्थ, और इस किरसान का अर्थ होता है किसान। ठीक है, किसान का अर्थ क्या होता है, किसान। अब इसमें देखेंगे बी पार्ट जो रित और ऋतु लिखा है ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋतु बोलने में सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन पहले वाले ऋतु का अर्थ होता है सत्य और दूसरे वाले ऋतु का अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मौसम। इस तरीके से अगर हम देखेंगे इसमें कृत और रचना दिया गया तो बिल्कुल अलग है, कृत अलग बोला जा रहा है, रचना जो है अलग। तो इसमें कृत की अगर हम बात करें, कृत के साथ क्रियत होता है। ठीक है, कृत के साथ क्रियत होता है, तो यह शब्द युग्म सही होता है। और पहले वाले कृत का अर्थ होता है किया हुआ, पहले वाले कृत का अर्थ होता है किया हुआ, और दूसरे वाले कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है खरीदा हुआ इसका आंसर मतलब इसका अर्थ हो जाए खरीदा हुआ। और अगर हम और तरफ देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के नहीं होते, तो आपका आंसर इसमें जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत आगे तक की बात को सोच कर काम करता है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है, तो उसके लिए कहते हैं अग्रसोची, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चारों ओर अंधेरा है। रेखांकित शब्द क्या है, और शब्द जो रेखांकित किया हुआ ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है, तो ये एक संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत आता है, तो आंसर करेक्ट इसका सी पार्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानो सुनी पर बात पर यकीन मत करो। यहाँ पे रेखांकित जो शब्द है इसका कारक बताना है, कानो सुनी, इसमें कौन सा कारक जो है प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, करण का प्रसर्ग होता है इससे, यानी कि कानों से सुनी, कानों सुनी मतलब क्या, कानों से सुनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहु का बहुवचन है, इनमें से बहु के बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा बहुएं। ठीक है, क्या होता है, बहुएं होता है। सेब खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, वाच्य की बात करें, वाच्य भी प्रैक्टिस सेट में इसका जो है डिटेल जो है हो चुका है, इसका अच्छे से जो है आप प्रीवियस जब इसका पिछले वाले देखेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वाच्य से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं ना कि देखने लगे तब। चलिए इसका आंसर बताए तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। अब यहाँ की अगर हम बात करें काल की, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का भाव
प्रकट कर रहा है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा शब्द कौन सा विकल्प जो है अनुचित है इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुवचन की बात करें तो रीतियाँ जो लिखा हुआ है बी पार्ट में, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं। रीतियाँ इस तरीके लिखा जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत जो पार्ट है वो बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। माँ ने कहा था उन्हें बाजार जाना है, इसे किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है मिश्र वाक्य का वाक्य है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। दो क्रिया आ रहा है और की शब्द से जुड़ा है, तो इस तरीके से मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या होता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताना है अगले प्रश्न में। तो इसमें से अगर देखा जाए शिक्षणेतर कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो वो बी पार्ट में लिखा हुआ है। शिक्षणेतर जो लिखा हुआ है वो बी पार्ट में सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या कहा। अब इसमें रेखांकित जो कहा है इसके बारे में बताना है कि यह किस प्रकार का जो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा या फिर अल्प विराम लगा या फिर निषेधवाचक है या फिर लाघववाचक चिन्ह है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें देखिए लास्ट में जो है वो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 बताया गया है, करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, इसका अर्थ क्या होता है, सही अर्थ बताना है। तो इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इसका मतलब होता है पछताना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पछताना होता है। अगला क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे, इसका क्या अर्थ होता है। सावन हरे न भादो सूखे मतलब इसका मतलब होता है कि एक सी दशा समान रहती है, आंसर इसका डी पार्ट। चाहे सावन हरे हो या भादो सूखा हो, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब एक समान या फिर सदा एक से दशा को सावन हरे न भादो सूखे कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य में एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो उसको कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है, ठीक है। सर्प का समानार्थी बताना है, इसमें से क्या हो सकता है, तो वो होता है व्याल, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है, तो व्याल इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो है भोजपुरी बोली होती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली जो बोली है प्रमुख वो भोजपुरी बोली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं। तो आंसर की बात करें तो दोहा जो है बिहारी का बहुत प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी का अनुवाद करना है, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन आवर बॉडी। अब इसका हमें हिंदी अनुवाद बताना है कि क्या होगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि खेल हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वह हमें स्वस्थ बनाते हैं, अंग्रेजी का सही अनुवाद बताइए। वह हमें स्वस्थ बनाते हैं अगर हम बात करें इसमें तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दे कीप अस हेल्दी। दे कीप अस हेल्दी मीन्स वह हमें स्वस्थ बनाते हैं। इसके बाद 43-46 तक के प्रश्नों को हम गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। और अगर हम बात करें इसमें गद्यांश की तो गद्यांश आप पढ़िएगा। और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। अब ये गद्यांश के आंसर देना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात तो सी पार्ट है, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ठीक है। ये जो शांत इस गद्यांश में कहा गया है कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को हम लोगों को क्रोध के जो अनुभव होते हैं वो डायरी पर लिखे जाएं, ठीक है। उसको अगले दिन सुधार करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है चिंता की रेखाएं कहाँ उभर के आती हैं। ये अगर हम प्रश्न की बात करें तब गद्यांश जब पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा ओजस्वी चेहरे पर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ओजस्वी चेहरा। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा, गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें बात हो रहा है शांत तो रहो सुखी रहो, यानी कि शांत और सुखी के बारे में बात हो रही है इस पूरे गद्यांश में, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रोध को काबू में रखने के लिए मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। क्रोध को अगर काबू रखा जाए तो मुख्यतः पाचन क्रिया से जो जुड़े रोग होते हैं वो दूर होते हैं, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो अगर हम बात करें तो उर्वशी जो है बहुत फेमस रामधारी सिंह दिनकर की है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, ठीक है। आदिकाल की इनमें से कौन सी रचना है। तो आदिकाल की इसमें से देखा जाए तो खुमान रासो जो है आदिकाल की रचना है। और खुमान रासो के रचयिता कौन है, उनका नाम है दलपत विजय। क्या नाम है, दलपत विजय, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दलपत विजय जो है खुमान रासो लिखे। छत्रसाल दशक जो है ये लिखा गया है कवि भूषण के द्वारा। छत्रसाल दशक किसने लिखा है, कवि भूषण ने लिखा है। और अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है, लिखा गया है।
और इसमें दीप शिखा की बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा ये रचित है। महादेवी वर्मा जी ने जो है दीप शिखा लिखी हुई। तो इसका आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। इसमें से रीत आदिकाल की रचना की बात करेंगे तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त किए गए या कब नियुक्त हुए? तो ये इन्हें नियुक्त किया गया था 1903 में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब किया गया? तो ये हुआ था 1929 में प्रकाशित। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था टोटल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो भी इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।